एक परिवार होता है जो काफी समय से बाहर रहा करता है और उस परिवार में एक नवयुवक होता है और उसकी पत्नी होती है और 5 वर्ष की उनकी बेटी होती है और साथ ही में उनका एक चचेरा भाई भी बाहर रहा करता है। समय काफी यानी 1 से 1.5 वर्ष बीत जाता है तो उनको यही लगता है क्यों ना हम अपने गांव घर और नाते रिश्तेदारी घूमने चले। तो वह लोग ठीक वैसा ही करते हैं, परदेश से गांव आ जाते हैं और गांव घूमने के बहाने ननिहाल और अपने गांव और जो इसकी पत्नी होती है वह अपने मायके जाती है और तभी साथ में उनका देवर भी उनके साथ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा हादसा होता है कि जिसको सुनकर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या किसी छोटी कमी के लिए कोई इतनी बड़ी सजा दे सकता है। यहाँ पर जो उस नवयुवक की पत्नी होती है वह छप्पर के नीचे आराम से बैठी हुई होती है, तभी उसका देवर आता है, एक धारदार चाकू निकालता है और उस चाकू से जो है अपनी भाभी की ओर वार करने के लिए हाथ को बढ़ाता है। जब तक भाभी कुछ सोचती और समझती और शायद मुख से कुछ आवाज निकाल पाती, तब तक जो है उसको देवर ने उस चाकू से उसकी अब यानी अपनी भाभी का गला रेत दिया। अब मौके पर ही जो है उसकी भाभी की मृत्यु हो जाती है, उनसे अगल बगल की दीवारें लटपट हो जाती है। तभी पीछे से उसका पति भी आ जाता है। तो दोस्तों, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी कहानी को समझते हैं कि आखिर ये वाकया हुआ तो कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, सुल्तानपुर एक जिला होता है और उसी का एक थाना क्षेत्र होता है जिसको हम करौंदी के नाम से जानते हैं और करौंदी थाना क्षेत्र से ही जुड़ा एक गांव होता है जिसे उधरनपुर गांव कहते हैं। यहाँ के रहने वाले जो पवन मौर्य होते हैं और उनकी पत्नी निशा मौर्य होती है और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम श्रेया होता है। उसकी उम्र महज 5 वर्ष की होती है और साथ ही में उनका एक चचेरा भाई होता है जिसका नाम आदित्य होता है। यह लोग काफी समय से सूरत में रह रहे होते हैं और सूरत में ही एक प्राइवेट कंपनी में ये सब लोग नौकरी करते थे और नौकरी करने के बाद जो उनका देवर था वो भी इन्हीं के साथ उसी कमरे में रहता था। इस समय अच्छा खासा मतलब परिवार चलता था, बोलना चालना अच्छा खासा था। लेकिन जो आदित्य था वह भी वहीं पर जो है काम करता था। तो वहीं पर जो है शादी का कोई निमंत्रण आया, जहां पर सब लोग शादी के निमंत्रण में गए। वहीं पर आदित्य की मुलाकात एक लड़की से होती है। जो लड़की होती है वह आजमगढ़ की रहने वाली होती है, यानी आजमगढ़ उसका गांव होता है और वह अपने परिवार समेत वो भी सूरत में रहा करती है। अब जब शादी में जाते हैं तो आदित्य और उस लड़की की मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद इन दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। अब जब इन दोनों की नजदीकियां बढ़ती है तो वह फेसबुक इंस्टाग्राम के जरिए नंबर का आदान प्रदान होता है और मामला जो है प्रेम प्रसंग में बदल जाता है। और इसकी खबर धीरे धीरे जो है सबको नहीं पता चल पाती, लेकिन कहीं ना कहीं भाभी को इस बात का पता चल जाता है कि इस यानी मेरे देवर आदित्य में और उस लड़की में प्रेम प्रसंग चल रहा है। वह कहीं ना कहीं मोबाइल से उसकी कुछ तस्वीरें पा जाती है और उन तस्वीरों को पाने के बाद वह अपने यानी जो चचेरा भाई होता है उसके माँ के पास और जो लड़की होती है उसकी माँ के पास उन तस्वीरों को मोबाइल के जरिए वह फॉरवर्ड कर देती है, यानी भेज देती है। जब इस बात को लड़की की माँ जान जाती है तो कहीं ना कहीं हालांकि मामला दबता है, लेकिन दोबारा से फिर कुछ समय आता है और वह आदित्य उस लड़की को गिफ्ट देता है। ये तस्वीर भी जो है उसकी भाभी के हाथ लग जाती है और दोस्तों दोबारा से भाभी फिर वही काम करती है, फिर से उन तस्वीरों को फॉरवर्ड करती है लड़की की माँ के पास। और जब लड़की की माँ ये मतलब इस तस्वीर को देखती है तो कहीं ना कहीं लड़की के पिता भी इस बात को जान जाते हैं और लड़की के पिता जो है क्रोधित होकर यानी अपनी पत्नी और लड़की को काफी मारते पीटते हैं। इस बात से जो लड़की की माँ काफी दुखी हो जाती है
और दुखी होने के बाद कि 5 जनवरी को जो है लड़की की माँ जो होती है सुसाइड कर लेती है, यानी आत्महत्या कर लेती है। अब ये बात जब लड़की को पता चलती है और उनके घर में मातम का माहौल होता है, लेकिन कहीं न कहीं ये खबर उसके प्रेमी यानी आदित्य के तक भी पहुंचती है और आदित्य को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी भाभी पर बहुत क्रोधित हो जाता है। वह कहीं न कहीं अपनी भाभी से इस बात का बदला लेने के लिए दिल में ठान लेता है और वह समय का इंतजार किया करता है। जब 21 जनवरी को पूरा परिवार सूरत से निशा के मायके यानी निशा के मायके कानपुर आता है और वहां से 28 जनवरी को पवन मौर्य के ननिहाल यानी जौनपुर के थाना क्षेत्र ख्वाजापुर में वहां पर ये लोग नाना गुरुदीन मौर्य के घर पहुंचते हैं। वहां पर ये लोग 1-2 दिन रहते हैं और रहने के बाद जो इनकी भाभी होती है निशा मौर्य, यह घर में छप्पर के नीचे बैठी हुई होती है और जो पवन मौर्य होते हैं वह बाहर कुछ सामान लेने चले जाते हैं। तभी जो इनका देवर आदित्य होता है वह समय की फिराक पाकर एक धारदार चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद इसकी भाभी जो छप्पर के नीचे बैठी हुई होती है उन पर वार करता है। इससे पहले कि भाभी कुछ सोचती समझती और पूछती, शायद उनको ये मौका नहीं मिलता और उस चाकू से यह अपनी भाभी का गला जो है रेत देता। अब जब गला रेतता है तो अगल बगल खून की छींटें पहुंच जाती, तभी इनका पति यानी पवन मौर्य भी घर पर आ जाता है। अब जब पवन मौर्य घर के अंदर प्रवेश होता है, ऐसा हादसा देखता है तो वह देखकर चौंक जाता है। अब दूसरा निशाना आदित्य का जो है पवन मौर्य बनने वाला था, लेकिन पवन मौर्य तुरंत पास ही में उसकी बेटी भी होती है 5 वर्ष की, जो इसका नाम श्रेय होता है, उसको लेकर तुरंत पुलिस थाने की ओर भागता है और भागकर तुरंत सिर्फ यही बता पाता है कि मेरे भाई ने मेरी पत्नी को मार दिया है। पुलिस भी तत्काल हरकत में आती है और मौके पर वहां पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद जो है पुलिस जो है फॉरेंसिक टीम की मदद से सारी जांच पड़ताल करती है और मौके पर से ही आरोपी को रंगे हाथ चाकू और आरोपी को पकड़कर जो है अपने साथ लेकर चली जाती है और जो है उससे पूछताछ भी करती है। तो वह सारा सच यही बताता है कि यानी मेरी भाभी की वजह से मेरी प्रियंका की मां ने आत्महत्या की है, तभी से हमने यह सोच रखा था कहीं ना कहीं हम अपनी भाभी से बदला लेंगे और आज हमने बदला ले लिया है। हमको किसी बात का कोई पछतावा नहीं था। और दोस्तों एक बात यह भी बताता है कि 3 मई 2025 को इसके दोस्त जो है इसको पहले भी मारने आए थे, लेकिन ये मौके पर नहीं मिला तो इसके पिता की हत्या हो जाती है। यानी उस समय से ही ये जब इसको लगा कि हमको कुछ लोग मारने के लिए हमारे पीछे पड़े, तभी से अपने पास चाकू और बुखरी टाइप का हथियार अपने पास हमेशा रखता था। उस दिन भी इसी तरीके चाकू इसके पास ही था और उसी से इस वारदात को ये अंजाम देता है। तो दोस्तों मेरा इस कहानी सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, मात्र यह कहानी जागरूकता के तौर पर है। अगर भाभी ने छोटा सा यह कदम उठा भी दिया था, उसके घर वालों को बता भी दिया था, तो इस बात को सोच समझकर हल कर लेना चाहिए था, ना कि इतना भयानक भयावह कदम नहीं उठाना चाहिए था जिससे कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। अब 5 साल की जो बेटी है श्रेया, उसका लालन पालन कैसे होगा, ये भी सोचने समझने की बात है। एक छोटी सी बेवकूफी ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया, खास तौर से उस नन्ही सी बच्ची का जीवन बर्बाद कर दिया। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद।